अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स, कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। तो सबसे पहले तो बात करें सियासत के ऊपर ही आज बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि नून लीग के कुछ वज़रा के बयानात सामने आए हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ख्वाजा सरा साद रफ़ीक का बयान है कि उसने कहा कि जनाब फिर सुने, उसने इसी तरीके से कहा कि फिर सुने कि हम तो इस चीज़ में आना ही नहीं चाहते थे। 4 साल इमरान खान को हो गए थे और 1 साल की वो रह गई थी, लेकिन हमें तो बाकायदा घर आकर बुलाकर हमारे साथ बात करके और कहा कि जनाब बस ये आप लोग करें और बाकी तमाम चीज़ें तैयार हैं। और उसके अंदर वजह क्या थी कि नवंबर को एक हवा बनाया गया। हालांकि नवंबर की तकर्रियाँ जो हैं ये कोई वो नहीं है, ये होनी चाहिए। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर सुन रहे हैं कि अगर मेरिट की कोई बात करे, ख़ास तौर पे इस महकमे के अंदर, तो वो मेरिट को एक नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। तो वैसे आपको पता है कि अकरबा परवरियों के तहत जो थी ये तकर्रियाँ पहले भी होती रही हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक बहुत ही ताकतवर जनरल भी था और सदर पाकिस्तान भी था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आया। लेकिन वो भी भुट्टो को फांसी जो थी उसने रात के अंधेरे में दी थी और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी। वो जो काउंट डाउन होता है सजाए मौत के मुजरिम का, वो भी उसने खुफिया रखा था और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उसके ऊपर रखी थी कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेडीज़ कंपाउंड के अंदर रखा गया था। और ज़ियाउल हक ने जो परवाने पे साइन किए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, तो वो तकरीबन रात को 3 साढ़े 3 बजे इनको फांसी दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और सुबह 9 बजे, यानी कि सुबह के जो अखबारात निकले थे उसके अंदर किसी किस्म का वो नहीं था। और 9 साढ़े 9 बजे ये ख़बर जो थी वो आउट हुई कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। और तो ये सिर्फ बताने की बात आपको ये थी, ये जो ज़ियाउल हक की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैंने बात की, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोग इस वीडियो के अंदर आपको ये पता लग जाए कि मैं बात क्या करना चाहता हूँ। बात ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान को भी इसी तरीके से सोचा था कि हटा देंगे और कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। लेकिन ये जो अवाम है, अवाम ने इस रिज्यूम चेंज ऑपरेशन को दिल से कबूल नहीं किया। और अब जो तारीख़ के अवराक़ उल्टे जा रहे हैं तो उसके अंदर ये देखा जाता है ये कि मोहतरमा सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल नहीं था। यानी कि जब वो उनको लेने के लिए गई है माड़ीपुर एयरपोर्ट एम्बुलेंस, तो वो एम्बुलेंस के अंदर जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को डाला गया तो उसके अंदर तकरीबन ये जो शेर शाह का मुकाम है कराची में, इधर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहलत फरमा गए। उसके बाद लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई लियाकत बाग के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, बहुत नज़दीक बनता है ताकतवर हलकों से। उसके बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को उसी तरीके से सियासत से दूर करने की जनरल अयूब ने कोशिश की कि जिस तरीके से अभी इमरान खान को करने की कोशिश है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है और जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। तो इतने उसके अंदर इमरान खान के ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं। लेकिन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ रेडियो पाकिस्तान होता था, कोई इस किस्म का या अखबारात होते थे, टेलीविज़न नहीं था। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ऊपर भी इसी तरीके से, यानी कि उनको आनेर तो मैं नहीं कह सकता, यानी कि उनको उनके जो जलसे जुलूस वग़ैरह थे और उससे आवाम को दूर रखने के लिए उस दौर के अंदर जो
सेंसरशिप थी वो इतनी शदीद सेंसरशिप अयूब खान ने की थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो तकरीबन मफलूज होकर रह गई थी, हालांकि वो मादरे मिल्लत थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि अयूब खान एक ताकतवर जर्नल था। सन 65 की जंग के अंदर फील्ड मार्शल का उनको खिताब मिला और फील्ड मार्शल बने। सन 65 की जंग के अंदर दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि अगले महाजों के ऊपर ख़ुद बाकायदा जाते रहे। दलेर जर्नल थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब उनको आवाम ने जलसे जुलूस करके जब इक़्तिदार से अलहदा किया तो उसका एंड क्या हुआ कि उन्होंने जो इक़्तिदार था वो जनरल याहिया के हवाले कर दिया। अच्छा, जब लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया था तो उसके बाद भी इक़्तिदार जो था वो फ़ौज के ही पास था, और अब जो था अयूब खान ने इक़्तिदार जो था जनरल याहिया के हवाले कर दिया। और जनरल याहिया का आप हाल देख लें कि वो उस वक़्त तक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान रहा जब तक पाकिस्तान 2 लख्त नहीं हो गया, बांग्लादेश नहीं बन गया सन 1971 में। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक ओहदा मुतारफ़ कराया गया और सफ़ेद कालर सफ़ेद कमीज़ के ऊपर एक बैज लगा के सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान और फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं। फिर 1977 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इक़्तिदार से हटा दिया जाता है और फांसी के फंदे पर ज़ियाउल हक़ साहब पहुँचा देते हैं। उसके बाद ज़ियाउल हक़ साहब पाकिस्तान के वन एंड ओनली सदर पाकिस्तान भी और सब कुछ हो जाते हैं, वन मैन लॉ की हुकूमत हो जाती है। 88 के अंदर 17 अगस्त 88 को ज़ियाउल हक़ साहब जो होते हैं वो एक तैयारे के हादसे के अंदर शहीद कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि जो फ़ौजी वर्दी में होता है वो शहीद ही होता है, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान को सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया जाता है और जो आर्मी चीफ़ का ओहदा होता है वो असलम बेग साहब के पास आ जाता है। फिर बेनज़ीर की हुकूमत आती है, फिर नवाज़ शरीफ की आती है, फिर बेनज़ीर की आती है, फिर नवाज़ शरीफ की आती है। और फिर नवाज़ शरीफ की नाअहलियों नालायकियों की वजह से, क्योंकि वो जो था पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर एक अनहोना काम करना लगा था कि एक जिसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग कोर के एक जर्नल को जनरल बनाने लगा था। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनका फड्डा होता है और परवेज़ मुशर्रफ साहब उनको माज़ूल करके नवाज़ शरीफ को फारिग करके इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाते हैं और उनका भी इक़्तिदार तकरीबन 10 साढ़े 10 साल के करीब रहता है। उस साढ़े 10 साल के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया जाता है। यही लियाकत बाग है, यही लियाकत बाग है जहाँ पे लियाकत अली ख़ान को, मतलब ये बताने का था आपको कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, कायद आज़म, फातिमा जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, 4 ऐसे लोगों की लाशें उठा चुके हैं और दफना चुके हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत थे। बेनज़ीर भुट्टो से लाख इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल वो चारों सुबह की एक जंजीर कहलाती थी और बेहतरीन किस्म की सियासतदान थी। ये और बात है कि उस वक़्त उसको नवाज़ शरीफ ने चलने नहीं दिया, फ़ौज के साथ मिलके इक़्तिदार के ऊपर कदगने लगाते रहे और बेनज़ीर भुट्टो जो करना चाहती थी उसको नहीं करने दिया गया। बल्कि जो बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला इक़्तिदार है, जो पहला 88 की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो को बाकायदा बाई आर्डर वज़ीर ख़ारजा भी अपना नहीं लगाने दिया गया था। हालांकि उस वक़्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे साहबज़ादा याकूब खान उनका नाम था, वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही काबिल किस्म के शख्स थे, लेकिन यानी कि इतनी मफलूज हुकूमत बनाई गई थी और 18 महीने के बाद फारिग भी कर दी गई थी। तो बात यह है कि यही इमरान खान के साथ इन लोगों ने किया। किन लोगों ने किया? न्यूट्रल्स ने किया, ताकतवर हलकों ने किया। क्योंकि अब नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो बुला के कहा गया कि जनाब आप लोग को हम इक़्तिदार देने लगे। तो बात यह है कि बात बहुत आगे तक निकल जाएगी अगर इसके अंदर बंदा घुसने की कोशिश करे। हमें
پاکستان کے عوام کو اپنی فوج سے بہت پیار ہے، لیکن فوج سے پیار ہے یہ یاد رکھیے گا. جو فوج کے اندر جو بلیک شیپس ہیں، جو اقتدار کے نشے کے اندر چور ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو منہ سے ہمارے نکلے ہماری چڑیا بھی ہمارے کہنے کے اوپر پر مارے. تو اب ان کا اقتدار جو ہے، جو 75 سال سے اقتدار کے اندر ہیں، ان کا اقتدار اب ڈوماڈول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ عوام جو ہے اس کی پلس کو انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی، اور عوام جو ہے وہ اپنی پلس اب خود بخود سمجھا رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ مارشاء اللہ سے بدتر دور ہو رہا ہے کہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران اور جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے پوری، انہوں نے جب عمران خان کے حق میں بات بلند کی تو کتنے جرنیلوں کی، کتنے لوگوں کی، کتنے افسران کی، کتنے نچلے طبقے والوں کی پینشن بند کر دی گئی. حالانکہ پینشن جو ہے وہ ان کو نوکری کے صلے میں مل رہی ہے، اور جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن ان امپورٹڈ نے نیوٹرلز کے ساتھ مل کے، اور نیوٹرلز نے اپنے حکم چلاتے ہوئے وہ بند کر دیں. اور نیوٹرلز جو ہیں کبھی ARY کو بند کرواتے ہیں، کبھی کس ٹی وی کو بند کراتے ہیں، ابھی بول کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ ذرا سا بھی اگر کوئی بول والا بول پڑے تو اسی وقت وہ آف ایئر ہو جاتا ہے. جو لوگ غلطی کر رہے ہیں، دیکھیں بات ایسی ہے کہ جو ریزیوم چینج آپریشن کے اندر جو جوتے پڑیں گے نا بعد میں، جب یہ ناکام تو ہو چکا ہے، اور جب بھی عمران خان اقتدار میں آ گیا اور کوئی فری اور بالکل طاقتور قسم کی کوئی GIT بنائی گئی، تو اس کے اندر میڈیا بھی مورد الزام آئے گا کہ میڈیا نے یہ باتیں جو تھیں چھپائیں. کس میڈیا نے؟ یہ جس کو ہم لائٹ مائنڈڈ میڈیا کہتے ہیں، مثلا یہ جیو شیو جو ہیں گے بیچ میں سما شما. تو جو عمران خان کی تقریر نہیں دکھاتے، جو حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، وہ جو ہیں اپنی ریٹنگ ڈاؤن کرتے ہیں گے اور عوام کے دلوں سے وہ اترتے جا رہے ہیں. اس ٹائم جو میرا خیال ہے، بلکہ میرا کیا خیال ہے، میں یہ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جو بول ٹی وی ہے وہ کسی نے آج سے 6-7 مہینے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن اس ٹائم وہ بلندیوں کے اوپر ہے. کس لیے؟ کہ وہ عمران خان کی کوریج کر رہا ہے. ARY کوریج کرتا تھا، ARY نیوٹرلز کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی کیا کریں کہ ان کے 4 سے 5 ہزار افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے تھے، کیونکہ اس کو آف ایئر کر دیا گیا. تو بہرحال یہ ظلم کی راتیں ختم ہونے والی ہیں، اور انقلاب عمران خان لا چکا ہے. اگر کوئی نہ سمجھے تو یہ اس کی نا سمجھی ہے، کیونکہ اس کی ایک کال کے اوپر اس ٹائم وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کہ میں پرسوں 2-3 دن پہلے یہ جو عمران خان کے ساتھ یکجہتی کی جو وہ مارچ ہو رہا تھا، جو لوگ نکلے تھے، تو میں فیض آباد سے فیض آباد کہہ رہا ہوں، یہ مرید حسن سے میں نے اپنی ویڈیو ریلیز کی تھی. میں نے ادھر لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی بھی کراس نہ کرے. اگر اس کو کراس کیا تو ہم ٹینکوں کے آگے، ہم ٹرکوں کے آگے لیٹ جائیں گے. اس لیے آج میں بڑے مؤدبانہ انداز کے اندر بات کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے عوام کی پلس کو سمجھیں، اور یہ جو ریزیوم چینج آپریشن کیا، آئندہ اس چیز سے جو ملک کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کیا، 148 روپے سے 250 روپے کے اوپر آپ نے پیٹرول پہنچایا، اسی طریقے سے آٹا 54 روپے سے 125 روپے پہ پہنچایا. بیڑا غرق آپ نے عوام کیا کیا ہے اپنے اقتدار کے لیے. اور میں پھر ان لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جو عمران خان کو کوستے تھے مہنگائی، ہم بھی اس میں شامل تھے کہ ہم کہتے تھے کہ بیڈ کورنر سے یہ وہ یوں ہے یا ہے، لیکن جو حال ان امپورٹڈز نے کیا ہے آ کر نیوٹرلز کے ساتھ مل کے، یہ پاکستانی عوام سے پتہ نہیں کس چیز کی دشمنی لی گئی ہے اور بدلہ لیا گیا. سپریم کورٹ کی طرف بھی عوام دیکھ رہی ہے کہ کب ایسا فیصلہ کرتی ہے جو تمام کو قبول ہو. کون سا فیصلہ؟ EVM، یہ جو نیب کے قوانین، یہ جو اپنی خطائیں، اپنی سزائیں معاف،
اس چیز کی طرف سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، لیکن آفرین ہے ہمارے سپریم کورٹ کو. میں ایک التجا سپریم کورٹ سے بھی کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی رینکنگ 138 نمبر سے پہلے 50 نمبروں میں نہیں آ جاتی، آپ سو موٹو لینا بند کر دیں، خاص طور پہ توہین عدالت کے. اور یہ نیوٹرلز کو بھی میں کہوں گا کہ عوام کی پلس کو سمجھیں، اور اگر عوام کی نظروں میں آپ نے اپنی عزت برقرار رکھنی ہے تو وہ کریں جو پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے اور جو عوام کے مفاد میں بہتر ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.